नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम एक रिपोर्ट की चर्चा करने वाले हैं। रिपोर्ट जो है वो है ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स 2025, यानी विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2025। इसी रिपोर्ट की चर्चा करेंगे और इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है ये आगामी जो भी आपके यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हैं या स्टेट्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके दृष्टिकोण से, या अगर कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं तो उस दृष्टिकोण से ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लें विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2025 क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में जो विश्व बैंक समूह है इसने विश्व आर्थिक संभावना जो रिपोर्ट है इसको प्रकाशित किया है, और इसी कारण से अगर हम देखें तो ये जो रिपोर्ट है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट्स 2025 ये चर्चा में है। तो देखेंगे कि ये जो रिपोर्ट आई है इसके महत्वपूर्ण जो निष्कर्ष हैं, जो पॉइंट्स हैं वो क्या है। तो देखिए इसमें ये कहा गया है कि एक वृद्धि दर का अनुमान दर्शाया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर है उसका जो अनुमान है वो 2025 के लिए 2.8% रखा गया है, और वर्ष 2026 के लिए ये जो अनुमान है ये 2.9% रखा गया है। तो ये आपको ध्यान देना है कि इस रिपोर्ट में जो वैश्विक आर्थिक वृद्धि दर है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट है उसका जो अनुमान है वो 2025 के लिए क्या रखा गया है, तो वो 2.8% रखा गया है। और आगामी जो वर्ष 2026 है इसके लिए ये जो ग्रोथ रेट रखा गया है वो 2.9% रखा गया। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके अलावा भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर है इसका जो अनुमान है वो वित्त वर्ष 2025-26 और जो वित्तीय वर्ष 2026-27 है, इन दोनों में ये कहा गया है कि ये जो ग्रोथ रेट होगी वो 6.7% की स्थिर दर से होगी। तो ये एक अनुमान यहाँ पर लगाया गया है, और ये जो पूरा प्रदर्शन है ये भारत के लचीलेपन और दुनिया के जो आर्थिक प्रक्षेप वर्ग हैं उनको आकार देने में इसके बढ़ते महत्व को कहीं ना कहीं दर्शा रहे हैं। तो इस कारण से अगर रिपोर्ट की हम बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के संदर्भ में। अब बात कर लेते हैं कुछ क्षेत्र आधारित जो अनुमान है वो दर्शाए गए हैं। ये क्या अनुमान दर्शाए गए हैं एक एक करके देखते हैं। तो देखिए भारत का जो सर्विस सेक्टर है उसमें वृद्धि होने की बात या जो अनुमान है वो इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि जो भारत का सेवा क्षेत्र है इसमें जो ग्रोथ है वो मजबूत स्थिति में होगा, वो लगातार बना रहेगा। और इसके अलावा जो विनिर्माण क्षेत्र है तो विनिर्माण से जुड़ी हुई जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उनमें भी सुधार होने की बात कही गई है, वो और कह सकते हैं कि आने वाले वर्षों में विकसित हो सकता है। इसका प्रमुख जो कारण बताया गया है वो है लॉजिस्टिक जो अवसंरचना है और जो कर प्रणालियां हैं उनमें सुधार के स्तर पे जो सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। लॉजिस्टिक अवसंरचना की बात करें कि आखिर ये जो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ये है क्या, तो इसका मीनिंग इतना ही है कि अगर कोई भी रसद है, अगर कोई लॉजिस्टिक्स है तो जहाँ पर वो उत्पन्न होती है, जैसे अगर कोई भी बात करें कि रसद हो, कोई सेवा हो, कोई सर्विस हो, या कोई इस तरह की जो सूचना हो, उसके उत्पत्ति के स्थान से लेकर उसके उपयोग और उपभोग तक जो पूरा एक प्रक्रिया होती है पहुंचाने की, वही कहलाती है लॉजिस्टिक प्रक्रिया। तो इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बड़े स्तर पे विकसित करने का जो प्रयास है वो सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो भी टैक्सेशन की जो प्रक्रिया है उनमें रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, और इस कारण से कहीं ना कहीं भारत में जो सेवा क्षेत्र है वो मजबूत हो रहा है। विनिर्माण जो गतिविधियां हैं वो और आगे उनमें सुधार होने की बात कही गई है। यही नहीं, मजबूत जो भारत में श्रम बाजार है, ऋण तक जो बढ़ती पहुंच है, निम्न जो मुद्रास्फीति है, इस कारण भारत में देखें तो जो निजी उपभोग है उसमें तेजी आने की संभावना व्यक्त की गई है। यानी मूल रूप से जो आम जनमानस है उनके स्तर पे जो श्रम बाजार है, जो लेबर मार्केट है, इसके अलावा जो ऋण की बढ़ती जो पहुंच है भारत में देखें तो बैंक उनकी जो प्रणालियां हैं और इनकी जो पहुंच है इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। यही नहीं, भारत में जो निम्न मुद्रास्फीति है, एक तरह से देखें तो भारत में जो महंगाई है उसके ऊपर जो नियंत्रण है वो सरकार का देखने को मिल रहा है, और इस कारण से जो निजी उपभोग है
आम जनमानस के द्वारा जो उपयोग की जाने वाली जो वस्तुएं हैं उनकी जो संभावना है वो काफ़ी बढ़ने वाली है। ये रिपोर्ट ये बात दर्शा रही है। इसके अलावा देखें तो देखिए पूर्वी एशिया और दक्षिण एशिया में जो निवेश वृद्धि है उसमें विशेष रूप से विकास देखने को मिल सकता है, ये रिपोर्ट बता रही है। ये रिपोर्ट कह रही है कि यह आंशिक रूप से नई जो आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं, जो सप्लाई चेन है, उनमें घरेलू और विदेशी निवेश से प्रेरित विशेष रूप से भारत और इंडोनेशिया के साथ वियतनाम में ये स्थिति देखने को मिल सकती है। जो भारत है, इंडोनेशिया, वियतनाम है, चूँकि ये एशिया के पूर्वी क्षेत्र में और दक्षिण एशिया में स्थित है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो आने वाले समय में काफ़ी देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं दुनिया के अलग अलग देशों के द्वारा जो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं, भारत, इंडोनेशिया, वियतनाम, तो इन देशों में देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट ये बात बता रही है। इसके अलावा देखिए भारत में जो उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति वर्ष 2024 की तुलना में देखें तो इस वर्ष यानी 2025 में ये कहा जा रहा है कि ये कम रह सकती है। कम रहने का अनुमान इस रिपोर्ट में दर्शाया गया है। और ये जो अनुमान है कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि ये केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित जो मुद्रास्फीति की जो सीमा है ये 2% से 6% के बीच में रहने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। और ये भी कहा गया है कि जो मौसम की प्रतिकूल स्थितियां हैं, अगर जो मौसम है वो प्रतिकूल रहता है तो इस स्थिति में 2024 में जो सब्जियां हैं, जो अनाज है, अन्य जो प्रमुख वस्तुएं हैं, उनकी जो कीमतें हैं, उन कीमतों के परिणाम स्वरूप देश की जो कोर मुद्रास्फीति है वो बढ़ सकती है। और ये आप देख चुके हैं कि ये वाकई में बढ़ चुकी है, क्योंकि वर्ष 2024 अब समाप्त हो चुका है और इसके जो परिणाम है 2024 की जो स्थिति है वो आपने देखी है। और ये स्पष्ट तौर पे देखने को मिली है जो इस रिपोर्ट में बात कही गई है। इसके अलावा भारत की जो निवेश वृद्धि दर है वो स्थिर रहने की भी बात इस रिपोर्ट में दर्शाई गई है। और ये कहा गया कि इसको बढ़ते निजी जो निवेश हैं, जो आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं, कारपोरेट के जो बैलेंस शीट है और जो अनुकूल वित्त पोषण स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं इसे सपोर्ट करेंगी, इसे मजबूत स्थिति में लाने में मदद करेंगी। वर्ष 2000 के बाद से उभरते जो बाजार हैं, विकासशील जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन होने की बात इस रिपोर्ट में कही गई है। और ये कहा गया कि वर्तमान में जो EMD अर्थव्यवस्थाएं हैं ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 45% का योगदान इस समय दे रही हैं, जो आने वाले 21वीं सदी के प्रारंभ में केवल कितना था, ये 25% था। तो इसमें देखें तो लगभग दोगुनी वृद्धि हो चुकी है। और 3 जो सबसे बड़े EMDI हैं, जो भारत है, चीन है और ब्राज़ील है, इन्होंने 21वीं सदी के शुरुआत से ही अब तक देखें तो वैश्विक विकास में, ग्लोबल डेवलपमेंट में सामूहिक रूप से बड़े स्तर का योगदान दिया है। और इनका जो योगदान है वो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वो 60% का है। और इस तरह से देखें तो ये जो रिपोर्ट है ये चर्चा में है कि आखिर जो विश्व बैंक समूह के द्वारा ये जो रिपोर्ट्स आई है कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट 2025, इसके जो भी निष्कर्ष दिए गए हैं, जो भी इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं आने वाले समय में। देखें तो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं या मूल रूप से देखें जो भारत है, उसके लिए ग्लोबल इकोनॉमिक जो प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट्स हैं ये काफ़ी लाभदायी हो सकती है। और इसके कारण देखें तो ये जो रिपोर्ट्स है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो सकती है। तो इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर हमने बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। इसके अगले एपिसोड में एक नई रिपोर्ट्स के साथ फिर मिलेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।